नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार कहानी, जिसे पढ़कर आपको बहुत ही मज़े आने वाले हैं आज। तो चलिए, आज की हमारी कहानी का नाम है दादी माँ। जी हाँ, दादी माँ, जो कि हमारी कक्षा 7वीं की हिंदी बसंत भाग 2 के पार्ट 2 से ली गई है और इसके लेखक हैं श्री शिव प्रसाद सिंह। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे लेखक का सामान्य परिचय। तो शिव प्रसाद सिंह जी के बारे में पहले जानेंगे हम। इनका पूरा नाम जो था वो शिव प्रसाद सिंह था और इनका जन्म 19 अगस्त 1928 को उत्तर प्रदेश राज्य के बनारस जिले के अंतर्गत जलालपुर गांव में हुआ था एवं 28 सितंबर 2008 को ये हमें हमेशा के लिए अलविदा कह गए, यानी कि इनको 28 सितंबर 2008 को इनका निधन हो गया था। इनकी कर्मभूमि रही है भारत और इनका कर्म क्षेत्र रहा जिसमें इन्होंने काम किया। तो साहित्यकार थे ये और अध्यापक पद पर भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी है। इनकी मुख्य रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं: नीला चांद, कर्मनाशा की हार, धतूरे का फूल, नन्नो, एक यात्रा सतह के नीचे, राग, गुजरी, मुर्दासराय, कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है, शेलूश आदि। लेखन में इनके प्रमुख विषय रहे हैं जैसे उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना आदि। और इन्होंने हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया है। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की और 1990 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आइए अब जान लेते हैं कहानी का मुख्य उद्देश्य। यहाँ इस कहानी में लेखक श्री शिव प्रसाद सिंह जी ने अपनी दादी माँ का स्वभाव का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर चित्रण किया है और सभी के जीवन में बड़ों एवं दादी माँ के महत्व का बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया है। तो चलो शुरू करते हैं पाठ। हमारे पाठ का नाम है दादी माँ। तो लेखक शिव प्रसाद सिंह जी कहते हैं कि कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमनसा हो जाता है। यानी वो कहना चाहते हैं कि ये मेरी कमजोरी है कि मैंने बहुत सारी कठिनाइयाँ देखी वैसे तो, लेकिन फिर भी ये बीसों गर्मियाँ देख रखी है, बरसात देख रखे हैं, बसंत देख रखे हैं, लेकिन फिर भी मेरा जो मन है ये सदा नहीं, हमेशा नहीं तो प्रायः यानी होता है अक्सर, अनमनासा यानी उदास हो जाता है। प्रायः मतलब कई बार या अक्सर। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। यानी कि उनके जो शुभ चिंतक का मतलब होता है अच्छा सोचने वाले मित्र। तो वो मुंह पर तो मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों के बारे में बताते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो मेरी बुराइयां करते हैं और मुझे कमज़ोर बताते हैं और मुझे थोड़ी सी समस्या आने पर घबरा जाने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा, अब नहीं कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से क्या होता है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। तो लेखक अपने यहाँ कह रहे हैं कि मैं सोचता हूँ कि चलो छोड़ो इन बातों को, इन बातों में क्या रखा है, इन बातों को कभी याद नहीं करूँगा। लेकिन बरबस यानी अचानक ही मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के, यानी कि जो शरद ऋतु होती है, सर्दी की ठंड की ऋतु होती है, उसके समान जो ओस की बूंदें गिरती है उसकी किरणों के समान मेरे सामने एक शीतल धुंधली छाया नाच उठती है। वो धुंधली छाया किसकी है? उसकी दादी की, लेखक की दादी की। मुझे लगता है जैसे कुंवार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। देखिए, यहाँ लेखक कहते हैं कि मुझे लगता है कि कुंवार के दिन आ गए। कुंवार यानी होता है, कुंवार एक हिंदी कैलेंडर का महीना है जिसमें जैसे 12 महीने होते हैं जनवरी फरवरी, वैसे ही हिंदी के भी 12 महीने होते हैं। जैसे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पौष, माल, फाल्गुन, ये 12 महीने होते हैं। तो
वो कहते हैं कि मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा। कुंवार का महीना जो है वर्ष का आखिरी महीना है और वो कहते हैं कि उस समय मेरे गांव में चारों तरफ पानी ही पानी है और वो हिलोरे ले रहा है दूर के सिवान। सिवान का मतलब होता है दूर की सीमा से, यानी कि गांव की जो आखिरी सीमा है वहाँ से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घास है। यानी मोथा और साई यानी एक प्रकार की घास है, वो जो अधगली है पानी में। घेवर और वन प्याज की जड़ें, ये भी एक प्रकार के पौधे हैं और इनकी जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज और बरसात में बहुत प्रकार की जो घासें हैं उनके बीज भी बहकर आए हैं और वो जो एक जगह इकट्ठा हो गए तो फिर सूरज की गर्मी से खोलते हुए पानी में सड़कर, खोलते हुए नहीं, पानी सूरज की गर्मी की वजह से वो गर्म होकर के सड़ गए हैं और एक विशेष प्रकार की विचित्र प्रकार की गंध यानी कि बास छोड़ रहे हैं। रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशय में धमाके से कूद रहे हैं। और जो रास्तों का कीचड़ है रास्ते का वो तो सूख चुका है, लेकिन गांव के जो लड़के हैं वो किनारे पर झाग भरे जलाशय में कूद रहे हैं धमाके से। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर कुंवार के दिनों में इस गंधपूर्ण जाग भरे जल में कूदना ना मिले तो बड़ा बुरा मालूम होता है। अब लेखक कहते हैं कि उनको अगर आषाढ़ के महीने में, जैसे मैंने हिंदी के महीने बताया आपको, उसमें आषाढ़ भी आता है, तो आषाढ़ में आम और जामुन आते हैं, अगर वो भी उस महीने में न मिले तो कोई चिंता नहीं है। और अगन में भी अगर चिवड़ा और गुड़ न मिले तो कोई चिंता उनको नहीं है, कोई दुख नहीं है। और चैत्र के महीने में भी लाई के साथ अगर गुड़ न मिले उनको तो भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गुड़ की पट्टी न मिले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कोई अफसोस नहीं है इनको। लेकिन अगर कुंवार के दिन में इन्हें गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना मिले तो बड़ा बुरा मालूम होता है, यानी इनको बहुत बुरा लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, यानी ये भीतर ही भीतर परेशान हो रहे थे। एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। ये एक दिन ही उस पानी में कूदे थे और नहा धोकर बीमार हो गए। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है, वो हल्की बीमारी से प्रसन्न रहते हैं, हल्की बीमारी उनको अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, तो उनको ये बीमारी, हल्की सी बीमारी अच्छी लगती थी क्योंकि उनको दिन भर खाने के लिए मिलता था, दिन भर नींबू और साबू खाने के लिए मिलता, इसलिए उनको ये हल्की बीमारी अच्छी लगती थी। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर तो जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। लेकिन इस बार उनको, लेखक को, जो बुखार चढ़ा, ज्वर यानी होता है बुखार, तो वो रात का 12 बजे उतरा। वो भी कैसे, जब रजाई पे रजाई उन्होंने ओढ़ी तब जा कर के। चलिए आगे। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों से के किनारों पर साध्य टपके हुए जल की शीतलता। यानी जो लेखक वहाँ चादर लपेटे सोए हुए थे सुबह, तो उनकी दादी माँ आई नहा धो करके, जो उसी झाग वाले जल में नहाकर आई थी, और उनका पतला दुबला शरीर है और उस पर सफ़ेद किनारीहीन यानी बिना किनारे की धोती, उन्होंने साड़ी पहन रखी है और उनके सन से सफ़ेद बाल। सन से मतलब होता है जो सन आता है एक पौधा, उसकी रस्सियाँ बनती है, सफ़ेद रंग का होता है, रेशम जैसा। सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता, तो उनके सिर से जो है पानी की बूंदें लगातार टपक रही थी, उसकी शीतलता ने ठंडाई मुझे महसूस हो रही थी, ऐसा लेखक कहते हैं। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई, और उन्होंने आते ही मेरे पेट को छुआ, सिर को छुआ और कुछ उनके आंचल में से यानी साड़ी के पल्लू में से कुछ खोल करके मुझे कुछ विभूति यानी कि मिट्टी, चबूतरे की मिट्टी मेरे मुंह में डाली और माथे पर भी लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा चलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, और पूरे दिन क्या करती, वो दिन रात मेरी चारपाई यानी कि मेरी खाट के पास में बैठी रहती और कभी तो पंखा चलाती और कभी मेरे जो बुखार की वजह से जलते हुए हाथ पाँव हैं उनको संभालती, कपड़े से सहलाती। सिर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, और वो दालचीनी का मेरे सिर पर लेप करती और 20 बार, कई बार यानी कि
छू छू कर मेरे बुखार का अनुमान लगाती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से झोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। और वो उनके ये स्वभाव था कि वो बार बार बोलती रहती, यानी कि हांडी पूछती रहती लोगों से कि घर वाले जो सदस्य उनसे पूछती रहती कि ये काम तुमने किया कि नहीं, ये वो काम तुमने किया कि नहीं। इस प्रकार वो घर वालों को परेशान करती रहती थी। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गंवई गांव की यानी गांव की जो देसी दवाएं हैं उनकी 50 किस्में यानी 50 तरह की दवाओं के नाम उनको याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम। अगर गांव में कोई बीमार व्यक्ति बीमार हो जाता तो वो भी उनके पास पहुंच जाती और वहाँ भी जाकर वही काम करती कि हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक के अनुमान विश्वास के साथ में सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, ये काम वो करती। महामारी और विसूचिका के दिनों में वो रोज़ सुबह उठ करके स्नान करती और लौंग, लवंग मतलब होता है लौंग, और गुड़ मिश्रित, गुड़ मिला करके उसमें, और जलधार, गूगल, ये धूप, ये आदि चीज़ें करती। सफाई कोई उनसे सीख ले, सफाई अगर किसी को सीखना है तो दादी माँ से सीख ले, मतलब बहुत अच्छी सफाई वो करती थी। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती, यानी कि अगर उनका काम टाइम पे नहीं होता तो वो पागलों जैसी हो जाती। और बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन में पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते और कुनेन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों इसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता है। देखिए, लेखक की जो दादी माँ के बारे में बता रहे हैं ये पुरानी बात है, आज दादी माँ उनकी रही नहीं है, लेकिन आज जिस स्थिति में है वो, तो उस स्थिति में उनके पास नौकर चाकर सभी कुछ है, और उन केवल है नहीं है तो उनकी दादी नहीं है। और उस समय ये बता रहे हैं कि अगर आज मुझे बुखार आ जाता है तो नौकर आकर के पानी दे जाता है, मेष महाराज यानी खाना पकाने वाले जो मुझे खिचड़ी और साबू पका करके दे जाते हैं, डॉक्टर साहब आकर के मेरी नाड़ी देख जाते हैं, हाथ की जो नाड़ी रहती है वो देख जाते हैं, और कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से, यानी कि जो कुनेन की दवाई आती है वो बहुत कड़वी होती है, तो उसके डर से ही उनका बुखार भाग जाता है। लेकिन ऐसे बुखार को भी अब बुलाने का जी नहीं चाहता है उनको। जब बचपन की जो बातें थी उनकी बातें अलग थी और आज की बातें कुछ अलग है। चलिए आगे। किशन भैया की शादी ठीक हुई, शादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। जैसे ही किशन भैया की शादी की बात चली और शादी आई, तब दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, उनका मतलब वो आनंद से, उत्साह से भर गई। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पे उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं है। देखिए, जब किशन भैया की शादी आई तो दादी माँ बहुत उत्साहित हो गई और उन्होंने दिन भर ऐसे गायब रहती और सारा काम जैसे कि उन्होंने अपने सिर पे उठा लिया, सारा घर अपने सिर पे उठा लिया हो। जो उनकी पड़ोसी ने आती तो वो आकर के बार बार दादी के बारे में पूछती, और तो दादी को बुलाकर लाते फिर, और बोलते हैं कि बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर है ठहरा, यानी कार परोजन का मतलब है कि जहाँ कोई कार्यक्रम हो और उसमें बहुत सारे कामकाज हो रहे हो तो उसे बोलते हैं कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं है। दादी कहती हैं कि अगर मैं कुछ भी काम नहीं करूं तो कोई भी काम होने वाला नहीं है। जानने को तो यूं ही सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं है, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती थी। सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ काम तो करती नहीं है, लेकिन उनके न होना बहुत बड़ी बात है, यानी उनकी अनुपस्थिति में सभी काम देर से होते थे। अगर वो नहीं आती जब तक काम शुरू नहीं होता। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। उन्हीं दिनों की बात है जब शादी हो रही थी, उसी समय की बात है। तो एक दिन वो दोपहर को घर लौटे। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। बाहर के आंगन में वो दादी माँ जो है किसी पर बिगड़ रही थी, यानी किसी पर नाराज़ हो रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। पास के कोने में दुबकी
उसकी मतलब सिकुड़ करके रामी की चाची खड़ी थी। सोना होगा धन्नो, रुपए मत सूद के आज दे दे। वो कह रहे हैं दादी कि सोना होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा धन्नो, धन्नो उसका नाम है रामी की चाची का। तो वो कह रही है रुपये मय सूद के, रुपये जो मय मतलब सहित और सूद मतलब ब्याज के, यानी रुपये तू ब्याज सहित मुझे आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। इस प्रकार से वो उसको रामी की चाची को डांट रही है। और तो वो बोलती है रामी की चाची कि दे दूंगी मालकिन, दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथ से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारे का निस्तार कैसे होगा। मतलब वो रामी की चाची कह रही कि मेरी बेटी की शादी है, अगर आप ही उस पर दया नहीं करेंगी तो उसको किस प्रकार मैं विदा करूँगी। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। दादी माँ बोल रही है उसके उस पैर पकड़ने आई थी रामी की चाची तो कि हट हट, मैं अभी तो नहा के आई हूँ। और दादी माँ ऐसा करके पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। और लेखक बीच में बोल पड़े हैं यहाँ पे कि जाने दो दादी, और जो उन्होंने ये अप्रिय प्रसंग यानी कि उनको अच्छा नहीं लग रहा था तो उन्होंने बीच में ही कह दिया कि बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। दादी बोली कि चल चल, तू कुछ समझाने चला है। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं उस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नाव का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची। तो उसने विहल्य होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। तो इस प्रकार से एक बार लेखक उस रामी की चाची को मिलते हैं कुछ दिन के बाद में। तो वहाँ रामी की चाची जो आती है वो कहती है कि दादी जो तुम्हारी है वो दूधो पूतो फलो दूधो नहाओ, यानी कि उनको बहुत सारे पुत्र हो और दूध से वो नहाए, और ये आशीर्वाद उनको दे रही थी। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है। तो वो बोली कि बेटा मैं उरीन हो गई, यानी कि मैं धन्य हो गई, भगवान भला करे हमारी मालकिन का, यानी दादी का, कि कल वो मेरे पास आई थी और मुझे सारा जो मेरा पीछे का जो ऋण मैंने ले रखा था वो तो उन्होंने छोड़ दिया, ऊपर से मुझे 10 रुपये का नोट दे करके बोली कि देखना तुम्हारी बेटी की शादी अच्छे से करना, जैसी तुम्हारी बेटी है वैसी मेरी है, लोग हंसाई करे ऐसा काम न करना। चलिए, उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, लेखक ने पूछा कि उस रोज़ तो दादी तुमको बहुत डांट रही थी। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो क्या लाभ। लाभ क्या। जब लेखक ने कहा कि वो तुमको उस दिन तो डांट रही थी, तो रामी की चाची बोली कि वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू कि जो रुपया देकर डांटे बिना तो क्या लाभ, मतलब रुपये देकर वो डांटते हैं केवल दिखावे के लिए। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रों प्राप्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दलान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। देखिए, अब किशन के विवाह के दिनों की बात है कि विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें जो है रात भर गीत गाती हैं, और वहाँ पे अब बहुत सारे अभिनय होते हैं, नाटक होते हैं। अभी लगभग एक ही कथा का हुआ करता है, यानी उसकी कड़ी से कड़ी जुड़ी रहती है, और उसमें विवाह से लेकर के पुत्रों प्राप्ति तक ये सभी दृश्य दिखाए जाते हैं, और सभी जो उनके रोल करती है वो सभी औरत ही करती है। पार्ट यानी रोल करती है वो सभी औरतें ही करती है। तो वो ये जो लेखक है वो बारात बीमार होने के कारण बारात न जा सके थे, और उनका एक ममेरा भाई यानी मामा लड़का, वो भी राघव जो है वो दलान में सो रहा था, यानी बाहर खुले में सो रहा था, और वो भी बारात नहीं जा सका था क्योंकि वो बाद में पहुंचा था इसलिए। तो औरतें जो थी उन्होंने उसके ऊपर आपत्ति जताई। दादी माँ बिगड़ी,
लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। तो दादी माँ बिगड़ गई और बोलती है कि लड़के में और भगवान में क्या फ़र्क है, लड़के और भगवान तो एक जैसे होते हैं। मुझे भी पास में एक चारपाई पर दादी माँ ने चादर उड़ा करके सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं ज़ोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो बाहर निकाल के आ जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भांडाफोड़ हो गया। यानी लेखक वहाँ से ये बातें सुन करके उनको हंसी आ गई और वो मालूम हो गया सबको कि लेखक यहीं सोया है। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूँ। तो देबू की माँ चादर खींच के बोले कि कहो दादी, ये बच्चा कौन सोया? मतलब लेखक की बोल रहे हैं कि ये बच्चा कौन सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है? अब वो लड़के से मजाक कर रही है देबू की माँ तो लेखक से। तो दादी माँ भी उस पर बिगड़ गई है कि ये तू लड़के को क्यों परेशान कर रही है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी, वो लेखक को चिढ़ा रहे हैं रास्ते में कि देखो कल वाला बच्चा है भाभी। उसके साथ में कोई सहेली है तो वो देवू की माँ कह रही है। मैं वहाँ से ज़ोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते तो अभयदान मिल जाता था। यानी अगर हमसे कोई भी गलती हो जाती तो हम दादी माँ के पास चले जाते तो दादी माँ हमें बचा लेती थी, मैं अभयदान मिल जाता था। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। जो हमारी दादी माँ थी मेरी, वो स्नेह और ममता की मूर्ति थी। उनमें बहुत ही स्नेह और ममता कूट कूट भर भर रखा था। तो ऐसी मूर्ति दादी माँ को की एक एक बात मुझे आज भी याद है और कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते का सा कैसा नाचता है। यानी जो परिस्थितियां हैं लोगों की बदल जाती है, जीवन में किस प्रकार से वो सूखे पत्ते जैसा, यानी एक जगह से दूसरे स्थान पर उड़कर चले जाना, किस प्रकार वो नाच नचाता है, उस प्रकार से जीवन का ऐसा भी चक्र है जो कभी तो सुख में कभी दुख में बदलता रहता है, कभी दुख से सुख और सुख से दुख हो जाता है। इस प्रकार से ऐसे दादी माँ खूब जानती थी, जीवन के जो उतार चढ़ाव है उनको दादी माँ खूब अच्छी तरह से जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। दादाजी की जो मृत्यु हुई थी उनके बाद से ही दादी कुछ उदास रहने लगी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम हुआ। यानी संसार जो है उन्हें धोखे का संसार मालूम हुआ कि संसार तो केवल धोखेबाज है और कुछ नहीं। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने सारे पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। और जो लेखक जो दादाजी है वो उनको बहुत साथ देते थे और इस वजह से उनको दादी को बहुत दुख हुआ। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और डावाडोल कर दी। देखिए, मुंह में राम बगल में छुरी का मतलब होता है कि कहने में कुछ और करने में कुछ और हो जाता है। यानी लोग मुंह से तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे बुराई करते हैं या बगल में छुरी रखते हैं। छुरी यानी चाकू। तो दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे। अब देखिए, यहाँ लेखक के दादाजी के श्राद्ध में लेखक के पिताजी ने भी उन पर अतुल यानी बहुत अधिक मात्रा में संपत्ति व्यय कर दी, यानी बहुत खर्चा कर दिया। और इससे उनकी घर की आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब हुई क्योंकि घर में तो इतना धन था नहीं और उसके लिए उन्होंने उधार लिया और उसको भी उन्होंने व्यय कर दिया, यानी खर्च कर दिया। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक सिंदूर पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है और उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा और कहा, जैसे इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार से दादी माँ बैठी हुई थी। तो क्या है, पूछ, दादी माँ पूछती है। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्काई।
मुस्कराई। मैंने दादी माँ मुस्कराई कि पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल, अभी तूने खाना नहीं खाया ना, चल चल खाना खिलाती हूँ तुझे। मतलब दादी माँ ने बात को बदल दिया, बात को पलटते हुए कहा कि चल चल, तू पागल है, तू तो अभी खाना नहीं खाया तूने, चल अभी खाना खिलाती हूँ। धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। लेखक ने कहा कि दादी माँ धोती तो बदल लो, यानी साड़ी तो बदल लो। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चराई क्या है? अब सुबह मैंने देखा कि जो खटिया पर चारपाई पर बैठे मेरे पिताजी और लेखक के पिताजी यानी और किशन भैया जो थे वो मारे कुछ सोच रहे थे। भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे, मन मार करके यानी मन में कुछ सोच रहे थे। दूसरा चराई ही क्या है? बाबू बोले रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले ही बाकी है। वे रोने रोने से हो गए और वे दोनों बातें कर रहे हैं कि कोई रुपया नहीं देता, रुपयों की आवश्यकता है, कितने के तो पिछले रुपये बाकी है और अभी कोई देता नहीं है, और वो रोने रोने हो गए यानी रोने जैसे हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। मतलब वो अपने लेखक के पिताजी को संतावना दे रही है कि बेटा रो मत, तू रोता क्यों है, मैं हूँ अभी तो। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने एक कंगन उसी दिन के लिए पहनाया था, यानी उनका गला भर आया। मैंने उसे पहना नहीं, उसे सहज कर रखती आई हूँ। मैंने उस कंगन को पहना नहीं, तेरे दादा ने मेरे को दिया था जो, उसको पहना नहीं और मैं इसको आज तक रखती आई हूँ यानी संभालती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। यानी दादी माँ ने कहा कि ये उनके वंश की निशानी है, जो तेरे दादाजी थे वो सब आगे पीछे का सोचकर चलते थे, यानी कि आगे समय में होने वाला क्या है, आगे कितनी गरीबी आने वाली है या कोई समय अच्छा नहीं आने वाला है, तो सभी जो पुराने लोग थे वो आगे पीछे का सभी सोचकर चलते थे। चलिए आगे। सचमुच मुझे दादी की माँ साप भ्रष्ट देवी सी लगी, यानी कि मेरी दादी माँ मुझे साप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है और वो जो धुंधली छाया लेखक की आंखों के सामने छाई हुई थी वो छाया विलीन हो गई यानी समाप्त हो गई। मैंने देखा कि दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है कि क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। देखिए कहानी यहाँ पे आके ख़त्म होती है। तो कहानी में एक लेखक ने पत्र पढ़ते हुए कहा है, ये पत्र पढ़ते हुए की कहानी उनकी, कि लेखक अपने किसी स्थान पर बैठे थे घर के पास में ही, और वहीं पर वो किशन भैया का पत्र पढ़ रहे थे और उसमें दादी माँ के बारे में सोचने लगे थे वो। और बाद में आखिरी में उन्होंने उनकी याद फिर धूमिल हो जाती है, उनकी दादी माँ की याद धूमिल हो जाती है। अपनी दादी माँ के बारे में कितना प्रेम छिपा था ये सभी बताते हैं। तो इस प्रकार से दादी माँ का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। आपको अपनी दादी माँ का व्यवहार कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। इस प्रकार से ये पाठ यहीं समाप्त होता है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर अब हम अगले भाग में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।